हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पावर सेट पे बात किया था। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम जो होता है उससे हम बहुत ही उलझे हुए सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने सेट की बात किया था कि कोई भी एलिमेंट वेल डिफाइन होना चाहिए, उसका कलेक्शन होता है सेट। तो यदि कई सेट एक साथ हैं और उनमें जो सुलझे हुए बहुत जो कठिन सवाल होते हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है वो वेन डायग्राम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे विलेज का मान लीजिए एक सेट है, उसमें कुछ हिंदी पढ़ने वाले हैं, कुछ अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, कुछ गणित पढ़ने वाले हैं। हो सकता है हिंदी अंग्रेजी कुछ लोग, हो सकता है गणित अंग्रेजी, हो सकता है गणित हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो यदि पूछा जाए कि उनमें से कौन कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है और कौन दोनों पढ़ता है, कौन केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, तो इन सब को यदि हम अपने नॉर्मल मेथड से करेंगे तो ज़्यादा कठिन हो जाएगा। लेकिन हम इसको डायग्राम से यदि इसको हम व्यक्त कर देंगे तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो we use Venn diagram to understand the relation between set by each way। वेन डायग्राम की सहायता से हम जो सेट के मध्य रिलेशन होता है उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इन वेन डायग्राम we use rectangle for universal set and use circle for its subset। क्योंकि हम जानते हैं जो यूनिवर्सल सेट होता है वह सुपर सेट होता है सभी सेट का, और इसको हम जो वेन डायग्राम में इसको आयत के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि जो सबसेट होता है इसके उसको सर्कल से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा इधर। यदि a इक्वल टू 1 2 3 4, जहाँ यूनिवर्सल सेट को मान लिए रियल नंबर मान लीजिए, नहीं तो नेचुरल नंबर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव तो है नहीं, तो रियल नेचुरल नंबर मान लीजिए। तो जो 1 2 3 4 है तो इसको इस प्रकार डिनोट करेंगे। यूनिवर्सल सेट है तो उसको रेक्टेंगल के अंदर। यदि मान लीजिए कि कोई 100 तक के नेचुरल नंबर का सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें मान लीजिए 45 लोग मान लीजिए गणित पढ़ते हैं और 35 लोग मान लीजिए हिंदी पढ़ते हैं। तो यदि पूछा जाए गणित और इंग्लिश दोनों कितने लोग पढ़ते हैं, तो इसको हम बहुत आसानी से इन दोनों को जोड़ के 100 से घटा देंगे तो कुल मिला के 20 लोग बचेंगे जो दोनों पढ़ते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 5 9, b इक्वल टू 4 6 7, u इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर, u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको u इक्वल टू, u ये हो गया रेक्टेंगल में पूरा 9 तक इसमें एलिमेंट हैं, और a को एक सर्कल के, b को एक सर्कल के रूप में। तो हम देख रहे हैं a और b दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यह एक डिसजॉइंट सेट है। इसको याद रखिएगा, आगे इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। यदि इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इक्वल टू 1 2 3, u इक्वल टू मान लीजिए नेचुरल नंबर, तो हम देख रहे हैं जो a का एलिमेंट है तो उसको सर्कल के रूप में तो इसमें व्यक्त किया हमने, और जो b का एलिमेंट है वो a में सम्मिलित है, यानी जो b है वह सबसेट है a का। यहाँ पर ये b सबसेट ऑफ a, इसको हम प्रॉपर सेट के रूप में डिनोट किए हैं क्योंकि जो b का एलिमेंट है वह a के एलिमेंट से कम है, तो यह प्रॉपर सेट है। अगला एग्जांपल देखते हैं। दिया गया है a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 1 2 3, c इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ पर 3 सेट की बात कर लिया गया है, जहाँ जो a है 1 2 है, जो b है वह केवल 1 2 3 है, यानी 1 2, यानी जो a का एलिमेंट है
वह बी में सम्मिलित है। और जो सी का एलिमेंट है 1 2 3 4, वहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। तो यानी जो सी का एलिमेंट है, मतलब इस प्रकार यदि जो ए का एलिमेंट है बी में और जो बी का एलिमेंट है सी में है, तो इस प्रकार ए इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ सी, या ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, बी इज प्रॉपर सेट ऑफ सी के रूप में डिनोट करेंगे। अगला एग्जांपल की बात करते हैं। ए इक्वल टू दिया गया है 3 4 6 7, बी इक्वल टू 4 6 10 12। तो यहाँ पर देखिए दोनों में 4 और 6 कॉमन है, दोनों में है, तो यह एक इंटरसेक्टिंग सेट होगा। इंटरसेक्टिंग सेट दोनों। तो इस प्रकार शायद आपको एग्जांपल अच्छे समझ में आए होंगे। आगे हम इनके यूनियन और इंटरसेक्शन पे बात करेंगे, ऑपरेशन ऑपरेशन पे बात करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट में यूनियन, पहला यूनियन ऑफ सेट। लेट ए एंड बी टू सेट द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑल दोज एलिमेंट which belong either to A or to B or to both AB। यहाँ पर और शब्द इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। आने वाले क्वेश्चन में और जहाँ पर भी होगा वहाँ पर यूनियन की बात की गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी जो यूनियन होता है ए और बी का, वह हो सकता है केवल उसमें ए का एलिमेंट हो अथवा बी का एलिमेंट हो, और अथवा हो सकता है ए और बी दोनों का एलिमेंट हो। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा। बी से लीड रिलेशन ए यूनियन बी, इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी टू डिनोट द यूनियन ऑफ ए एंड बी। दस ए यूनियन बी, इसको हम मैथमेटिकल डिफिनेशन से इस प्रकार यक्स इज सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए हो सकता है ए का एलिमेंट हो सकता है या बी का अथवा बी का एलिमेंट हो, तो यूनियन में कहलाएगा। एग्जाम्पल से भी देखेंगे। इन देखिए यहाँ पर ए और बी में ए या तो ए का हो सकता है या तो बी का हो सकता है या तो ए और बी दोनों का हो सकता है। तो ए में भी एलिमेंट है कुछ, बी में भी एलिमेंट है, दोनों के एलिमेंट में कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो ये जो कॉमन है इसको तो अलग से निकाल देंगे, लेकिन जो ए और बी है उन दोनों को भी शामिल करेंगे। यहाँ पर जो ए यूनियन बी से मतलब, यहाँ पर आप लोग ऐड से मतलब कर सकते हैं, ऐड जोड़ से। यानी ए यूनियन बी हमेशा बड़ा होगा इंटरसेक्शन से, इक्वल हो सकता है। इसको डिफिनीशन के हिसाब से ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमेशा ए के इक्वल या ए से बड़ा हो सकता है, या बी के इक्वल या बी से बड़ा हो सकता है। तो शायद यह आपको समझ में आया होगा। अभी आगे एग्जांपल से बात करेंगे और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जो सेट पे दूसरा ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट। वहाँ पर यूनियन था, ये इंटरसेक्शन है, दूसरा ऑपरेशन है। देखते हैं ये क्या है। लेट ए एंड बी बी टू सेट द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। यहाँ पर एंड शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें एंड कहीं जहाँ कहीं भी दिखेगा वहाँ पर इंटरसेक्शन की बात की गई है। तो इंटरसेक्शन में ए और बी दोनों का एलिमेंट संबंधित होना चाहिए, यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा वह इंटरसेक्शन होगा। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई, इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे और पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी में यक्स इज सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी।
ए इंटरसेक्शन बी में यक्स का एलिमेंट ए और बी दोनों ही होना चाहिए। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी में यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। फिगर से देखते हैं। देखिए ए और बी दो सेट हैं, इनमें से जो ए और बी दोनों में जो कॉमन पोर्शन है, केवल जो कॉमन पोर्शन है वही इंटरसेक्शन फिगर है। तो सेटेड पार्ट जो है इंटरसेक्शन है, और यहाँ से हम डिस्कशन इसको देखते हैं। जैसे एक रीजन पहुँचते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वह सबसेट होता है ए का और बी का, दोनों का सबसेट होता है। यानी ए में जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वह ए यूनियन बी से इक्वल या लेस हो सकता है, कभी बराबर नहीं होगा। दोनों की यदि बात करें ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, अभी न्यूमेरिकल आगे बात करेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल पे दिया गया है ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 1 3 5 7। तो ए यूनियन बी निकालना है, हमको फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी में और शब्द का उपयोग किया गया था डेफिनेशन में, जैसा कि ए और बी या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो या दोनों का एलिमेंट हो। तो देखते हैं पहले दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 1 1, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 है। तो 1 3 इसको लिख लेते हैं पहले। अब जो बचा हुआ ए में उसको भी लिखेंगे, जो बी में बचा है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 5 7। तो इसको सीरियल में इसका ए यूनियन बी को 1 2 3 5 7 यह इसका आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल ध्यान देते हैं। ये दिया गया है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 प्लस एन 1, और जहाँ एन एलिमेंट ऑफ जेड, जहाँ जेड एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या, जिसको पूर्णांक संख्या आप जानते हैं, जिसको संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सके लाइन सिस्टम पे। एंड बी इक्वल टू एक्स सच दैट इक्वल टू 2n। यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं कि 2n प्लस 1 या विषम पूर्णांकों का समुच्चय है, यहाँ पर यह सम पूर्णांक का समुच्चय है। तो इसको सॉल्यूशन में ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑड इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इन दोनों को जब देखेंगे, जैसे 1 2 3 4 1 का मत इधर से देखते हैं। मान लीजिए 2n प्लस 1 1 रखेंगे, पहले 0 रखिए तो 1 आएगा, 1 रखिए 3 आएगा, 2 रखिए 5 आएगा। तो ये भी है ऑड इंटीजर है। इवन इंटीजर की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे जैसे 0 तो 0 आएगा, 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा। तो इन सभी को मिलाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 डट इन्फिनिटी तक आएगा। तो यह होगा एक इंटीजर पूरा जेड। तो ए यूनियन बी पूरा जेड इंटीजर होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने इंटीजर होंगे सारे आएंगे। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए इक्वल टू दिया गया 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 1 3 9 12। यहाँ इंटरसेक्शन हम लोगों को निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी में या ए और बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, जो कॉमन हो। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन है। 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 3 है इसमें, 3 है इसमें, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, यहाँ पर 9 12 है। तो कॉमन केवल दो चीज़ हैं, 1 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा होगा। चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दिया गया है इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, जहाँ n इज एलिमेंट ऑफ जेड। यहाँ भी इंटीजर की बात की गई है। बी इक्वल टू एक्स सच दैट इक्वल टू 3n, जहाँ n इज एलिमेंट ऑफ जेड। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर बात करना है। तो
इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कि ए और बी दोनों से एलिमेंट संबंधित होने चाहिए। तो ये तो है इवन इंटीजर और ये 2 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है। तो देखते हैं इंटरसेक्शन बी, इसको हम यदि 2 का मल्टीपल देखें इंटीजर में तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यदि 3 का मल्टीपल देखें यहाँ हो जाएगा। तो दोनों में जो एलिमेंट है वह इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें -6 है, यहाँ पर ये -6 है, यहाँ पर 3 है, 3 नहीं है इसमें 6 है फिर, यानी -6 0 6 12, यहाँ -12 ऐसे होगा, यानी 6 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है, यदि कोई भी क्वेश्चन हो कि यदि मान लीजिए पहला क्वेश्चन यन का मान लीजिए वो मल्टीपल है, दूसरा यम का, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो एम एन का मल्टीपल होगा, यानी दोनों का यदि हम गुणा कर दें तो वह उसका आंसर होगा। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 6n होगा, जहाँ यानी एलिमेंट ऑब्जेक्ट होगा। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। दिया गया है इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, जहाँ यानी एलिमेंट ऑब्जेक्ट, और बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 4n। यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर 4 का मल्टीपल है। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो जैसे कि पिछले सवाल में था, इन दोनों का मल्टीपल हो जाता है। तो 3 इंटू 4 यानी 12। यहाँ पर देखिए इस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ x इज एलिमेंट ऑफ 3n और यहाँ पर दूसरा x इज एलिमेंट ऑफ 4m। तो दोनों 3 एंड 4, यहाँ पर एंड चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन है तो एंड यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर x इज मल्टीपल ऑफ 12 सीधे हो जाएगा। अब आगे हम डिसजॉइंट सेट की बात करेंगे। क्या है, यदि ए का एलिमेंट बी के कोई भी एलिमेंट से यदि कोई रिलेशन ना हो तो हम कहेंगे ए और बी डिसजॉइंट है। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी दोनों में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं होना चाहिए। इफ ए intersection B is not equal to 5, then A, B are said to be intersecting or overlapping set। यदि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, अर्थात A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5, तो यह एक इंटरसेक्टिंग सेट होगा। यहाँ पर ये दिखाए हैं, तो यह एक डिसजॉइंट सेट है, यानी A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। दिया गया है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल टू 7 8 9 10 11 एंड सी इक्वल टू 6 8 10 12 14। तो यहाँ पर देखिए ए और बी आर डिसजॉइंट, क्योंकि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है। जबकि ए और सी आर इंटरसेक्टिंग सेट, क्योंकि ए और सी में 6 एक है, जहाँ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5, यहाँ पर 6 एक है, जिससे यह एक इंटरसेक्टिंग सेट है। पेन डायग्राम से देखिए इस प्रकार से इसको, जैसे यहाँ पर ए बी में बात करें तो कोई भी एलिमेंट बी से संबंधित नहीं है, जबकि ए सी की बात करें तो 6 एक एलिमेंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों सर्किल। इस प्रकार यह इंटरसेक्टिंग सेट है, जबकि ये डिसजॉइंट सेट है। अब अगले ऑपरेशन की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। यानी दो सेट ए बी दिया गया है, यदि उनको डिफरेंस किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, इसको देखते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसमें से कुछ घटाएंगे तो वह कम ही होगा। तो देखते हैं क्या है। लेट ए एंड बी बी टू सेट, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए माइनस बी is the set of all those element of A which do not belong to B। यानी A माइनस बी में जो A है वह यदि B इसको उसमें से घटा दिया जाए तो वह B से बिलोंग नहीं करना चाहिए। B का कोई भी एलिमेंट A में नहीं होना चाहिए।
तो वह ए माइनस बी कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा ए माइनस बी में। इसको मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार डिनोट करेंगे, ए माइनस बी, यहाँ यक्स इस तरह यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है, यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वेन डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ए माइनस बी में जो ए का एलिमेंट है उसमें बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको ए माइनस बी इसको पढ़ेंगे, तो इसको हम डिफरेंस ऑफ सेट कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखते हैं, दिया गया है ए इक्वल टू 2 3 4 5 7 एंड बी इक्वल टू 3 5 7 9 11 13। यहाँ पर देखिए, जो यदि बी में ए में से बी को घटाएंगे तो क्या बचेगा। देखिए पहले घटेगा तभी जब ए और बी में कुछ एलिमेंट सेम होंगे, यानी ए का जो एलिमेंट है बी से कुछ जब इंटरसेक्शन होगा तभी इनका डिफरेंस हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ए और बी में दोनों एलिमेंट डिसजॉइंट हो तो उनका डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो ए में से बी को घटाएंगे। पहले देखते हैं ए में जो एलिमेंट है बी में कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ भी मैच कर रहा है, 4 नहीं है, 5 है, फिर 7 है, यानी 3 एलिमेंट केवल इसमें मैं है जो बी में है। तो ए माइनस बी यदि करेंगे तो ए में से जो बी के एलिमेंट जो मैच कर रहे हैं उनको निकाल देंगे। तो 3 5 7 ये 3 मैच कर रहे हैं, यानी जो बचा हुआ ए में एलिमेंट है 2 4 7। तो ए माइनस बी को 2 4 7 इस प्रकार इसको डिनोट करेंगे। इसका आंसर ये होगा। यदि बी माइनस ए की बात करें तो यहाँ 3 एलिमेंट तो सेम है मब दोनों में, तो इसको घटा देंगे और जो बचेगा बी में वो हो जाएगा 9 11 13। तो ये बी माइनस ए होगा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी दोनों सेट में जो सिमेट्रिसिटी से संबंधित क्या है, मतलब यदि ए मान लीजिए, देखते हैं पहले से, लेट ए एंड बी टू सेट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड इज डिनोटेड बाई ए डेल्टा बी। यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए, इनको निकालने के बाद जो यूनियन होगा इनका वह सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। पहले ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो ये वाला यहाँ पर देखिए, यदि ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, इसी को हम कहेंगे ए डेल्टा बी। इसी को निकाल दिया जाए, मान लीजिए जैसे ए इंटरसेक्शन बी को यदि ए और बी दोनों की यूनियन में से घटा दिया जाए तो यह पोर्शन बचेगा। तो ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यह सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला है, इसे आप लोग याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए अच्छे से। जहाँ यक्स सच दैट यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दिया जाए तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा, जो वही होगा ए डेल्टा बी। यह सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी का। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बी इक्वल टू 1 3 5 6 7 8। तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे तो 2,4 आएगा, बी माइनस ए निकालेंगे तो 9 आएगा। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होगा, यूनियन में हमने पहले ही बात किया था, या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा या तो दोनों का। तो दोनों में तो कॉमन तो है नहीं कोई चीज़, तो ए और बी दोनों का होगा, 2,4,9। आगे देखते हैं, दिया गया है दूसरा एग्जांपल, ए इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, और जहाँ एक्स का मान 0 से बड़ा और 3 से छोटा है। जहाँ बी है वहाँ एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, आर यहाँ रियल नंबर है। जहाँ एक्स का मान लेस आर इक्वल 5 ग्रेटर आर इक्वल 1 है। तो ए डेल्टा भी निकालना है, यानी पहले ए माइनस बी निकाल लेंगे, यानी ए में से ए और बी, ए में से बी को निकालेंगे तो केवल यक्स का जो मान होगा वह 0 से बड़ा और 1 के बीच में होगा। यदि ए माइनस बी निकालेंगे और बी माइनस ए निकालेंगे तो इसका मान 3 और 5 के बीच में होगा।
तो ए डेल्टा भी जो होगा वो ये ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन होगा। तो जैसा कि कोई अच्छे से तो और ऐसा चीज़ है नहीं कि इसको किसी सेट के अंतर्गत लिख दें, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे केवल, यानी एक्स इज एलिमेंट सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ एक्स का मान 0 1 के बीच में, अथवा यहाँ आर है, आर का मतलब यूनियन ही होता है, हमने पहले ही बताया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लेट यू या यूनिवर्सल सेट है, बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी ए सेट सच दैट ए इज प्रॉपर सेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू यू इज डिनोटेड बाई ए डैश ए सी आर यू माइनस ए। मतलब कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह, मान लीजिए कोई सेट ए है तो उसको यूनिवर्सल सेट से निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ जो एलिमेंट होगा वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहलाएगा। इस प्रकार ए डैश से इसको व्यक्त करेंगे ए सी या यू माइनस ए से इसको डिनोट करेंगे, या फार्मूला के नुमा में इसको उपयोग कर सकते हैं, यानी ए सी इक्वल टू करके यहाँ पर और है, अथवा द सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट ऑफ यू व्हिच आर नॉट इन ए। मतलब यूनिवर्सल सेट में उन सभी एलिमेंट का समुच्चय जो ए में ना हो, मतलब ए ना हो उसमें यूनिवर्सल सेट में। इसको वेन डायग्राम से इस प्रकार इसको व्यक्त करेंगे, इसमें ए डैश इसको इस प्रकार व्यक्त किया गया है। इसमें ये जो है ए डैश है, यूनिवर्सल सेट से ए को यदि निकाल दिया जाए तो यू माइनस ए जो होगा, ये पूरा सेट जो एलिमेंट होगा उसको ए सी से व्यक्त करेंगे, या ए डैश से या यू माइनस ए से। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखते हैं। दिया गया है लेट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, देन ए डैश ज्ञात करना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देना है। तो ए यहाँ पर दिया गया है इन्फिनिटी तक 1 2 3 4, और ये है इवन नंबर है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो केवल ऑड नेचुरल नंबर बचेगा, तो हो जाएगा 1 3 5 7, तो यह 8 ऐसा रहेगा। तो शायद ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करेंगे, देखते हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उस पर जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसको याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लगाते समय इनका बहुत ही फ़ायदा होगा, उपयोगी होगा। यू डैश इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू, जहाँ एक्स यूनिवर्सल सेट नहीं होना चाहिए, यू डैश यहाँ पर मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट होगा। मतलब फाई डैश यहाँ पर यानी फाई ना हो, अर्थात फाई को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा, मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट स्वयं हो जाएगा। और किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट पुनः वही सेट होता है, मतलब u माइनस ए जैसे u माइनस ए का माइनस ए पुनः करेंगे तो u आएगा। तो इसको इस प्रकार से ए यूनियन ए डैश का मतलब हो जाएगा, मतलब वेन डायग्राम से देखते हैं, यदि यहाँ पर ए कोई सेट है, यू यहाँ पर है ए और फिर यूनियन है ए, यानी ए डैश ये हो गया और ए डैश यू हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा और फिर माइनस ए इक्वल टू यू बचेगा, यानी ए और ए वैसे ही समझिए, वैसे अपने मन से ही ध्यान आप ये समझ में आ जाएगा। पहली बात तो कहा गया है ए, तो ए पूरा ही हो गया, ए डैश यानी यू हो गया, यानी ए और ए डैश पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया।
अगला है ए इंटरसेक्शन ए डैश में ए और ए इंटरसेक्शन दिया गया है, तो इसमें कोई इंटरसेक्शन होगा नहीं। मान लीजिए ए है और ए डैश ये हो गया यूनिवर्सल सेट, तो इसमें कोई इंटरसेक्शन तो है नहीं, कोई भी कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो यह फाई होगा। आगे हम कुछ ऑपरेशन की बात करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहला है इडेम्पोटेंट ला, वर्कसम नियम, अर्थात यदि मान लीजिए फॉर एनी सेट ए वी हैव ए यूनियन ए इक्वल टू ए होगा, यानी वर्गसम ला में ए यूनियन ए इक्वल टू ए होगा, तो यह सही है, यूनियन में सही है, और इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा, तो यह वर्गसम ला का फॉलो करता है, यह आइडेम्पोटेंट ला का फॉलो करता है। दूसरा आइडेंटिटी ला है, अर्थात ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे उसको ऑपरेट करने पर पुनः वही एलिमेंट आ जाता है, यानी ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, तो यूनियन आइडेंटिटी ला का फॉलो करता है। और ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, यानी यूनियन में जो फाई होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और इसमें इंटरसेक्शन में जो यूनिवर्सल सेट होता है वह आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी इसको उससे ऑपरेट करने पर पुनः वही एलिमेंट आ जाता है। कम्यूटेटिव ला यानी यानी क्रम को चेंज करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह कम्यूटेटिव ला का पालन करता है। पहले देखते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यह कम्यूटेटिव ला का फॉलो करता है। आगे एग्जाम्पल्स देख भी सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, ये दोनों जो यूनियन इंटरसेक्शन है ये क्रम विनिमय नियम का फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव ला साहचर्य नियम, यानी ए बी यदि तीन एलिमेंट है तो इनके यदि क्रम को चेंज कर दिया जाए तो भी ये दोनों सेम होते हैं। ये देखते हैं ए यूनियन बी का यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी का बी यूनियन सी इक्वल होता है, तो यूनियन जो होता है वह एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन का बी इंटरसेक्शन सी या एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी फॉलो करता है, यानी वितरण नियम जिसको कहते हैं। यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी यह वितरण नियम का फॉलो करता है। जो यूनियन होता है वह वितरण नियम का फॉलो करता है। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आगे इसका प्रूफ भी देखेंगे। अगला जो नियम है यहाँ डिमॉर्गन लॉ है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी ए और बी एनी टू सेट देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, जो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ए डैश भी कहते हैं। और यदि ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है जो ए डैश यूनियन बी डैश, तो यह डिमॉर्गन लॉ है। इसको याद कर लीजिए, इसको नोट भी अच्छे से कर लीजिए, या आगे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें प्रूफ भी साथ साथ बता देंगे। सब रिजल्ट ऑन ऑपरेशन सेट देखते हैं। ऑपरेशन जो होता है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। तीसरा है ए माइनस बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। ए माइनस बी इक्वल टू ए तभी होगा यदि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट ना हो, केवल फाइव हो। ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी होगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव होगा। अगला है छठवां, ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें, जो आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में
लगाने में ज़्यादा अच्छा होगा। सम इम्पॉर्टेंट डिजिट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट एंड यू इज फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, देन पहला है यदि ए और बी यदि यहाँ पर जो सेट है उनके नंबर की बात की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा आगे चल के प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। दिया गया है एन यू ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि मान लीजिए कोई भी मान लीजिए वस्तु है, उसमें कुछ एलिमेंट हैं, दूसरे उसमें कुछ एलिमेंट भी हैं, ए और बी दो एलिमेंट है और ए और बी से मिलकर कुछ एलिमेंट बने हुए हैं। तो पूछा जाए कि ए और बी में कितने एलिमेंट होंगे, यानी यूनियन की बात की जाए या इंटरसेक्शन निकालने की बात की जाए, तो इसमें से कोई 3 दे देंगे और एक पूछेंगे। यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी यदि ए और बी डिसजॉइंट या और नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो। अगला एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है, इसको याद कर लें। यहाँ पर ए डेल्टा बी, यहाँ पर सुपर सेट है, जहाँ एन अरे थोड़ा सा गलती हुआ, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। एन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यहाँ पर पहले ही इसका बात कर चुके हैं चर्चा, लेकिन याद कर लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। इफ़ ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए आर डिसजॉइंट, देन एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए इक्वल टू एन ए। ये सब फार्मूले, इसका केवल कई फॉर्म है। मान लीजिए ये पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म एन ए प्लस एन बी माइनस टू ए इंटरसेक्शन बी। पाँचवा देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी। यदि 3 सेट पे बात किया जाए तो ये फार्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ तक हमने बात की। आगे हम जो जितना अब सेट थ्योरी ख़त्म हुआ, आगे हम इन पे जो अच्छे से प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आर डी शर्मा हो गए, इन सब पे बात करेंगे क्वेश्चन पे। और उसके बाद हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड रिलेशन की बात करेंगे, अगले चैप्टर पे बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।